अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बताती चलूँ, चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च मेथड, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशंस, मोटिवेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी और इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे थिंकिंग वगैरह है, ये सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो करंटली हम क्लिनिकल साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं और इसमें हम DSM-5 TR को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पढ़ सकें कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या अदर पर्सनैलिटी टाइप जो होती हैं, उनका असल में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट की है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और करंटली हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। करंटली हम लास्ट डिसऑर्डर पे बात कर रहे हैं जिसको अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे कि अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है। अब हमने पढ़ा था कि अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कैटेगरी में वो बच्चे या इंडिविजुअल्स आते हैं जिनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस वजह से अगर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की बात की जाए तो उसमें थेरेपिस्ट जो है वो एवेल्युएट करेगा कि बच्चे को लैंग्वेज इंटरवेंशन के इश्यूज़ हैं, वो साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं है या फिर वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फिर अगर उसको वोकैबुलरी के इश्यूज़ होंगे तो वो लैंग्वेज इंटरवेंशन करेगा, प्रोनंसिएशन सही से नहीं प्रोनाउंस कर रहा तो फिर वो स्पीच साउंड थेरेपी करेगा और अगर बच्चे की वॉइस में स्टटरिंग है, पॉजेज़ हैं तो वो फ्लुएंसी ट्रेनिंग करेगा। और अगर बच्चा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर थेरेपिस्ट बच्चे को प्रैग्मेटिक सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए सबसे पहले एवेल्युएशन करना ज़रूरी है ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि बच्चा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की कहाँ-कहाँ उसकी चीज़ें लैक कर रही हैं। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। स्पीच साउंड थेरेपी, फ्लुएंसी ट्रेनिंग, प्रैग्मेटिक सोशल स्किल्स ट्रेनिंग किस तरह से देनी है, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर्स अटेंड करने होंगे। देन बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सपोर्टिव स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं जिसमें विजुअल एड का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह फ्लैश कार्ड्स हो गए, कंप्यूटर पे चीज़ें आप डिस्प्ले कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो ताकि बच्चा विजुअल एड्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, उसकी पिक्चर जब हमारे माइंड में आती है, हम उसको देखते हैं तो हम ईज़िली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ईज़िली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ईज़िली उसको याद कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमारे सामने कोई भी चीज़ ना हो और हमें कहा कुछ चीज़ें जो है वो हमें ओरली बताई जा रही हों, ठीक है? तो जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, डिस्प्ले में होती हैं, वो ज़्यादा आई कैचिंग होती हैं। उसके अलावा हम लोग रियल लाइफ़ सेटिंग में बच्चे ने कैसे बिहेव करना है, उसकी हम कम्युनिकेशन पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि स्कूल में, कम्युनिटी के में, फ्रेंड्स के साथ और बाकी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उसने कैसे कम्युनिकेट करना है। इसी तरह इन चीज़ों के थ्रू बच्चा जो है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सीखता है। अब उसको आप खुद से मॉडलिंग भी करके सिखा सकते हो। जिस तरह हम बार-बार एग्ज़ाम्पल को रिपीट करते आए हैं जेस्चर्स की, ग्रीटिंग्स की, हाई-फ़ाई की, हेलो की। तो इस तरह से आप खुद को उसको मॉडल करके सिखा सकते हो ताकि जब वो आपको मॉडलिंग करते हुए देखेगा तो फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करेगा और फिर उसको प्रैक्टिस भी आपने साथ-साथ करवानी है। नेक्स्ट इज़ फैमिली एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जितना आप पेरेंट्स को साइको एजुकेट करेंगे बच्चे के इशू के बारे में, उतना ही बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एक स्कूल में तो टीचर्स उसको थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट, लेकिन घर में भी उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप पेरेंट्स को साइको एजुकेट कर देंगे, तो फिर घर में भी उस बच्चे से अच्छे तरीके से डील किया जाएगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ना कि उसको बुलिंग और टीज़ किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा उसके केयर गिवर्स उसे
सपोर्टिव होंगे उतना ही ज़्यादा बच्चा कम्युनिकेट करने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके अलावा एक और बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को एंग्ज़ायटी इश्यूज़ कम हो जाएँगे, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा उसके इर्द-गिर्द जो भी होगा वो उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएगा। तो जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर उसकी एस्टीम जो है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक, देन क्लासरूम में भी ऐसे एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ऐसे अकोमोडेशन की जाती है कि बच्चा जो इश्यू फेस कर रहा होता है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, ताकि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, ठीक है? उसके बाद ऐसे बच्चों को जो है वो बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर सके। एड्रेस रिलेटेड इश्यूज़। अब जैसे हम बार-बार यही बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरों से इंटरैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको एंग्ज़ायटी होती है, इमोशनली वो वीक होता है, कोपिंग स्किल्स उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है थेरेपी के ज़रिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए, बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के ज़रिए उस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि अगेन बच्चे की जो सेल्फ़ एस्टीम है वो मेंटेन रहे, बच्चे को एंग्ज़ायटी ना हो, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड ना हो। देन लास्ट वन इज़ रेगुलर मॉनिटरिंग। अब चूँकि इस कैटेगरी को हम अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं, तो सिम्पटम्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो इस वजह से रीअसेसमेंट करना और रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ैक्टली फाइंड आउट किया जा सके कि बच्चा कौन-सी कैटेगरी के सिम्पटम्स ज़्यादा फेस कर रहा है। और फिर उसके अकॉर्डिंग साथ-साथ हम ट्रीटमेंट प्लान भी मॉडिफ़ाई करते रहते हैं। इस वजह से रीअसेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि इन बच्चों को जितना हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतने ही इनके रिकवरी के चांसेस होंगे, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतनी ही इनकी कोपिंग स्किल्स डेवलप होंगी, उतना ही इनकी सेल्फ़ एस्टीम बिल्ड होगी और एंग्ज़ायटी और फ्रस्ट्रेशन के इश्यूज़ जो हैं वो कम होंगे। इसके साथ ही आज हमारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने सारी डिटेल पढ़ी है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। स्टिल अगर आप लोगों का कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टा के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा पे बंदा ऑडियो मैसेज भेज सकता है, तो वहाँ पे बंदा ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर कर सकता है। तो कोई भी सवाल हो आप मुझसे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिसऑर्डर के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।